हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर अमन श्रीवास्तव और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लाइव चैनल MPC60 में। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। जी, तो दोस्तों, आप जैसे कि जानते ही हैं कि MPC60 चैनल जो है वो MPPSC की तैयारी के लिए खास तौर से बनाया गया है। दोस्तों, ये मेरा प्रोफाइल है जहां पे आप देख सकते हैं कि मैं जियो में एज अ टेरिटरी सेल्स मैनेजर के पद पे काम करता हूँ। टीचिंग एक्सपीरियंस दोस्तों मेरा 6 ईयर प्लस का है। MPPSC मेंस मैंने फेस किया है। दोस्तों, एजुकेशन है मेरी M.Com डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मेरा कोड है अमन1। इस कोड को आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इस कोड को यूज करने से आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी एक लाइव लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों, ये आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप घर बैठे बैठे ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनअकैडमी पर रजिस्टर कैसे करना है, यानी कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या पीसी से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपको मिलता है जहां पे आपको लॉगिन का और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। अनअकैडमी की दोस्तों लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको दिखते हैं। टॉप एजुकेटर्स की डिटेल आपको पूरी दिखती है अनअकैडमी पर। जो कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं वो दिखते हैं। और दोस्तों, हमारा पूरा कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस भी आपको शो होता है। आप अपनी प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के अनअकैडमी से जुड़कर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना आपका लक्ष्य बन जाता है। और अनअकैडमी बेस्ट वे है किसी भी तरह के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया पीसी और लैपटॉप के माध्यम से लॉगिन करने का तरीका। दोस्तों, यदि आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं तो दोस्तों मोबाइल से भी आप लॉगिन कर पाते हैं। मोबाइल से लॉगिन करने के लिए जस्ट आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना पड़ता है और प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों, कैटेगरी में आप उस एग्जाम की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है। सपोज आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी में MPPSC एंड व्यापम सिलेक्ट करना है। जब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपसे कैटेगरी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, सभी आपको शो होने लगते हैं। उससे रिलेटेड जो लेक्चर्स होने वाले हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको शो होने लगते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको अनअकैडमी की ऐप पे मिल जाती है। और जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का। तो दोस्तों, वहां पे जाके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो दोस्तों, जब आप अनअकैडमी के पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको कुछ इस तरह की प्लान शीट शो होती है जहां पे 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान आपको दिए रहते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से चाहें तो कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्लान से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे हमारा सजेशन आपको ये होता है कि आप कम से कम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे जरूर जाएं। दोस्तों, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स दोस्तों
इतने खास हैं कि आपको ये बेनिफिट्स और कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अनअकैडमी के बेनिफिट्स की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अभी हमारे कुछ नए ऑफर्स शुरू हुए हैं, तो वो ऑफर्स भी आपको मिलते हैं। तो उन ऑफर्स के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो वो ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि आपको महीने में 2 बार करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड होगी। 3 आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको 7000 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अनअकैडमी प्री और मेंस के लिए आपको इंग्लिश मीडियम बैच मिलना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ एमपीपीएससी के जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्रिप्शन के आपको कुछ और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट मेंटर के से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपकी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो जाती है, आपका अनअकैडमी पे इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। आपको दोस्तों डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं जिनके द्वारा आपके 100% डाउट क्लियर होते हैं। आप हमारे लेक्चर्स को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उनको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो आप उसको ऑफलाइन भी देख सकें। आप हमारे दोस्तों पीडीएफ और नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वैरायटी ऑफ पीडीएफ और नोट्स मिल जाती है दोस्तों आपके लिए। तो आप उनको भी डाउनलोड करके अपने रिवीजन पर्पस के लिए रख सकते हैं। दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी देती है, साथ ही आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बचता है, आप घर पे बैठे बैठे ही किसी भी समय किसी भी लैंग्वेज में आप अनअकैडमी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी पर नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम अनअकैडमी पर आपको मिलती हैं, अदर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों अगर जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं दोस्तों, तो गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आपको 12 मंथ का कोर्स सेलेक्ट करना है। ये कोर्स आपको वहां पे 8800 रुपीज का दिखेगा, बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको रेफरल कोड का भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो वहां पर रेफरल कोड में आपको मेरा कोड डालना है दोस्तों, जो कि है अमन1। इस कोड को डालने के बाद दोस्तों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और इस कोर्स की, इस सब्सक्रिप्शन की जो फाइनल प्राइस है वो आपको पड़ जाती है 7920 रुपीज। क्लियर? ओके। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने के आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं किसी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो आपको ये ऑफर्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो आप कोई लेक्चर अगर सपोज आपने मिस कर दिया, या सपोज आप एक बार सुन के आए लेकिन आपको फिर से जरूरत पड़ती है कि वो लेक्चर आपको फिर से सुनना है, तो दोस्तों आप वो चीज नहीं देख पाते, वो चीज आपको सेम क्लास नहीं मिल पाती। बट अनअकैडमी में आप हमारे वीडियोस को सेव करके ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी उनको देख सकते हैं। आपको हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ पीडीएफ एंड नोट्स मिल जाती है, क्योंकि हमारे अलग अलग टॉप मेंटर्स जो हैं वो दोस्तों अलग अलग कंटेंट लेके आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपके पास पीडीएफ और नोट्स की वैरायटी आ जाती है। आप वहां से कितने भी तरीके के पीडीएफ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन पर्पस के लिए रख पाते हैं। बट प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हो पाता है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको जो आपके टीचर ने नोट्स रखे होंगे ऑलरेडी सेव करके, जो उनके पास ऑलरेडी प्रिंटर निकाल के रखे होंगे, आपको वही मिलते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों और भी कई सारी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको अनअकैडमी में मिलती हैं, अदरवाइज कहीं नहीं मिलती। ठीक है ना? तो दोस्तों जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी पर आपको दोस्तों मिलती हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, और लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विज सीरीज। तो दोस्तों इतना सब जब आपको अनअकैडमी में मिलता है तो जल्दी कीजिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को एकदम परफेक्ट और स्मूथ बनाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम अपने टॉपिक पे यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के पार्ट 2 पर हैं,
और एग्रीकल्चर के पार्ट 2 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस विद द क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड मैन्योर। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरीज एटसेट्रा के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आज के इन टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो टुडेस टॉपिक के अंदर आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है बीज विधेयक मसौदा। ठीक है, बीज विधेयक मसौदा पे आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मसौदे के प्रमुख प्रावधान के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बीज समिति के गठन के ऊपर। फिर हम बात करेंगे बीज के विभिन्न किस्मों का पंजीकरण। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों रियायतें। फिर रहेगा अनुसंधान आधारित कंपनियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नर्सरीज के बारे में। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों मूल्य निर्धारण के ऊपर, मूल्य नियंत्रण के ऊपर। नेक्स्ट शिकायतों की समीक्षा। भारत में बीज विनियमन का इतिहास। फिर बीज विधेयक मसौदे की कमियां और विवाद। इसमें बीज उद्योग के क्या सुझाव हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। आगे की राह जानेंगे। फिर हम जानेंगे दोस्तों बागवानी के बारे में, यानी हॉर्टिकल्चर। इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। इसकी चुनौतियों के बारे में जानेंगे, सुझाव जानेंगे। फिर जो मत्स्य क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भारत के डेयरी क्षेत्र की जो चुनौती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। ठीक है, तो बीज विधेयक मसौदे से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों वर्तमान में किसानों के बीच खाद, बीज और कीटनाशकों में मिलावट एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों प्रेजेंट में जो अभी किसान हैं इनके सामने अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद और जो कीटनाशक होते हैं, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनमें मिलावट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि ये सारी चीजें जो हैं वो मिलावट होके आ रही हैं। ठीक है ना, इसे लेकर कई स्थानों पर बाकायदा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब की चीजों को लेकर कई जगहों पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दोस्तों उल्लेखनीय है कि खाद, बीज और कीटनाशकों में मिलावट के कारण भारतीय किसानों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हम सब समझते ही हैं दोस्तों कि जब बीज में, खाद में और कीटनाशकों में अगर मिलावट होगी तो इस कारण से जो किसान हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तथ्य के मद्देनजर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया है। ठीक है ना, तो इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए जो किसान है हमारे और जो किसान कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने बीज विधेयक 2019 का एक मसौदा तैयार किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इसे जल्द ही संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाए। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य किसानों को बेचे गए बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना है, यानी रेगुलराइज करना है बीजों की क्वालिटी को, और किसानों को इन बीजों के उत्पादन व आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो किसानों को ये जो बीज रहेंगे इनके प्रोडक्शन की और सप्लाई की फैसिलिटी है जो वो प्रोवाइड करनी है। मसौदे के प्रमुख प्रावधान जो हैं दोस्तों उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इसके क्या प्रावधान हैं।
ठीक है। तो दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार यानी विशेषज्ञों की माने अगर हम, तो ये किसानों को आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक है ना। तो अगर हम स्पेशलिस्ट की माने, विशेषज्ञों की माने, तो ये जो कानून बना है ये किसानों को आधुनिक यानी मॉडर्न और हाई क्वालिटी वाले जो सीड्स हैं या बीज हैं उनकी सप्लाई सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो उन्हें अपनी उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो बीज रहेंगे ये किसानों को उनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्शन और लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में जो है मदद करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बीज समिति के गठन की। ठीक है, बीज समिति का गठन हुआ यानी कि सीड कमेटी बनी। तो दोस्तों बीज विधेयक मसौदे में केंद्र सरकार को केंद्रीय बीज समिति के पुनर्गठन का दायित्व सौंपा गया है, जो इसके प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो बीज विधेयक तो दोस्तों बीज विधेयक मसौदे में केंद्रीय सरकार को केंद्रीय बीज समिति को पुनर्गठन करने का एक दायित्व सौंपा गया है, और जो केंद्रीय बीज समिति रहेगी वो इसके जो प्रावधान हैं उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी या जिम्मेदार रहेगी। फिर दोस्तों आता है बीज के विभिन्न किस्मों का पंजीकरण। ठीक है ना। तो बीज के जो अलग अलग किस्में होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बात करते हैं उनके अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों विक्रेताओं को बिक्री के लिए मौजूद सभी बीजों का पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, तो जो विक्रेता होते हैं यानी जो रिटेलर होते हैं वो बिक्री के लिए जितने भी तरह के बीज रखते हैं उन सभी बीजों का उनको पंजीकरण कराना होगा यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और साथ ही कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों को भी पूरा करना होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ उनको कुछ निर्धारित न्यूनतम मानक होते हैं उनको भी पूरा करना होगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रियायतों की। तो मसौदे के तहत किसानों को उनके द्वारा विकसित किस्मों के लिए पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई है। ठीक है, तो इस मसौदे में जो किसान हैं उनके द्वारा जो विकसित की गई हैं किस्में उसके लिए पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई, मतलब उनको पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों हालांकि यदि किसान वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे बेचता है तो उसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, लेकिन अगर किसान किसी कॉमर्शियल प्रॉफिट के उद्देश्य से उस बीज को बेचता है तो उसके लिए फिर पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा किसानों को अपने खेत के बीज और रोपण सामग्री को बोने, आदान प्रदान करने या बेचने की अनुमति है, लेकिन वो किसी ब्रांड के नाम के तहत कोई बीज नहीं बेच सकते। ठीक है ना। इसके अलावा जो किसान हैं तो उनको खेत के जो बीज हैं या रोपण सामग्री है, ठीक है ना, इसको बोने की या फिर किसी तरह के आदान प्रदान करने या बेचने की अनुमति तो है, लेकिन इसके लिए दोस्तों वो किसी भी ब्रांड नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी ब्रांड के तहत वो इस बीज को नहीं बेच सकते। बात करते हैं अनुसंधान आधारित कंपनियों की। ठीक है ना, यानी रिसर्च बेस्ड कंपनीज की। तो दोस्तों मसौदे में लाइसेंस के उद्देश्य के लिए बीज उत्पादक, बीज प्रोसेसर और बीज डीलर के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो मसौदा है इसमें लाइसेंस के उद्देश्य के लिए बीज उत्पादक जो होता है, बीज प्रोसेसर जो होता है और बीज डीलर जो होता है उसके बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया है। जबकि मसौदे के अंतर्गत अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट या शॉर्ट में हम इसको R&D भी बोलते हैं, क्षमताओं वाली जो राष्ट्र स्तर की एकीकृत बीज कंपनियां होती हैं उनकी कोई मान्यता नहीं होती।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नर्सरी की। ठीक है, नर्सरी आप सभी जानते होंगे, नर्सरी गवर्नमेंट द्वारा एक संरक्षित जगह पे पौधे लगाए जाते हैं, उसको नर्सरी बोला जाता है दोस्तों। तो मसौदे के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार केवल फलों से संबंधित जो नर्सरीज रहेंगी उनके लिए ही लाइसेंस लेना या पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये जो मसौदा तैयार किया गया है इसके अनुसार निर्धारित, इसमें जो निर्धारित प्रावधान होंगे उनके हिसाब से जो केवल फलों से संबंधित जो नर्सरीज होंगी, ठीक है ना, उनके लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा और पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त की जितनी भी नर्सरीज हैं, फल वाली नर्सरीज को छोड़ के जितनी भी तरह की नर्सरीज हैं उनको पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है दोस्तों मूल्य नियंत्रण की, यानी कि प्राइस कंट्रोल की। तो दोस्तों बीज विधेयक मसौदे में सरकार को आकस्मिक स्थितियों जैसे कि बीज की कमी, मूल्य में असामान्य वृद्धि, एकाधिकार, मूल्य निर्धारण, मुनाफाखोरी आदि के मामले में कुछ चयनित किस्म के बीजों के मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम शिकायतों की समीक्षा की। तो दोस्तों मसौदे के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 का उपयोग भविष्य में बीज के संबंध में आने वाली विभिन्न शिकायतों से निपटने के लिए किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस मसौदे के अनुसार जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है इसका उपयोग किया जाएगा भविष्य में बीज से संबंध में आने वाली जो विभिन्न शिकायतें रहेंगी उनसे निपटने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में बीज विनियमन का इतिहास क्या है। ठीक है ना, तो इस इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऐतिहासिक रूप से भारतीय बीज उद्योग को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियमों और नीतिगत ढांचों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, तो हम अगर ऐतिहासिक रूप से बात करें तो जो भारतीय बीज उद्योग को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम होते हैं और जो नीतिगत ढांचे होते हैं, यानी कि पॉलिसी स्ट्रक्चर होते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बीज अधिनियम 1966 की, यानी कि सीड एक्ट 1966 की। उसके बाद दोस्तों आया बीज नियंत्रण आदेश 1983, यानी कि बीज नियंत्रण आदेश या फिर सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है 1983। फिर आई नई बीज विकास नीति जो कि 1988 में आई, 1988 में। इसके बाद आई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, फिर आई राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में। तो दोस्तों उपरोक्त सभी नियम जो हैं उनको उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी स्तरों पर बीज की बीज की देखभाल करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, ताकि बीज अधिनियम 1966 के तहत गठित केंद्रीय बीज समिति द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जाए। दोस्तों ये कानून एक सामान्य किसान को गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करने में सहायक हैं और उसे किसी धोखे की स्थिति में न्याय प्राप्ति के लिए संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने हेतु तंत्र प्रदान करते हैं। वर्ष 2004 में बीज विधेयक के माध्यम से बीज अधिनियम 1966 को बदलने का प्रस्ताव किया गया था, परंतु कई कमियों के कारण इसे संसद में पारित नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 का बीज विधेयक मसौदा वर्ष 2004 के बीज विधेयक की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। ओके,
तो दोस्तों अब हम जानते हैं बीज विधेयक मसौदे की कमियां और विवाद के बारे में कि क्या कमियां रही इस मसौदे की और क्या विवाद इसके तहत हुए हैं। तो दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसौदे में दिए गए कई प्रावधान प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट यानी पीपीवीएफआर एक्ट 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि इस मसौदे में जो प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है ना, वो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट यानी कि पीपीवीएफआर एक्ट के एक्ट 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही उनका मानना है दोस्तों कि यह मसौदा किसानों के हितों के खिलाफ और निजी कंपनियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। बीज विधेयक मसौदा बीजों के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर देता है, जबकि वीएफआर अधिनियम बीजों के स्वैच्छिक पंजीकरण पर आधारित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि बीज विधेयक मसौदा जो है वो बीजों को अनिवार्य पंजीकरण पर जोर देता है। ठीक है ना, मतलब बीजों का अनिवार्य पंजीकरण होना ही चाहिए। लेकिन जो पीपीवीएफआर अधिनियम था वो बीजों के स्वैच्छिक पंजीकरण पर आधारित था, यानी कि आपकी इच्छा हो तो पंजीकरण करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते। दोस्तों पीपीवीएफआर अधिनियम के तहत बीज पंजीकरण के लिए आने वाले सभी आवेदनों में किसानों सहित बीज की किस्म के निर्माण हेतु योगदान देने वाले सभी लोगों का ब्यौरा दिया जाना आवश्यक था। लेकिन दोस्तों बीज विधेयक मसौदा जो है उसमें बीज के पंजीकरण के लिए इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसके कारण बीज किस्म की उत्पत्ति में किसानों के योगदान के महत्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आईपीआर पर आधारित होने के कारण पीपीवीएफआर अधिनियम वैधता अवधि के बाद बीजों के पुनः पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है। लेकिन हालिया बीज विधेयक मसौदा जो है उसके अनुसार कोई भी निजी कंपनी वैधता अवधि के बाद भी कई बार बीज का फिर से पंजीकरण करा सकती है। दोस्तों गौरतलब है कि इस प्रावधान के कारण कई बीजों की किस्में कभी भी मुफ्त प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बीज की बहुत सारी किस्में ऐसी रहेंगी जो कि कभी भी प्रयोग के लिए मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। फिर बीज की जो कीमतें हैं उन पर सख्त सरकारी नियंत्रण किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण मांग रही है। लेकिन हालिया बीज विधेयक मसौदे में बीज की जो कीमत है उनके नियमन को लेकर अस्पष्ट प्रावधान से किसान भी चिंतित हैं। दोस्तों जानकारों का कहना है कि ये प्रावधान ना तो पर्याप्त हैं और ना ही विश्वसनीय हैं। किसान संगठन बीज की कीमतों और रॉयल्टी को विनियमित करने के लिए एक आधिकारिक निकाय की भी मांग करते रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी अनुपस्थिति में बीज कंपनियां बीज की कीमतों को अपनी सहूलियत के हिसाब से निर्धारित करती हैं और जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। दोस्तों पीपीवीएफआर नियम अधिनियम के अनुसार यदि कोई पंजीकृत बीज किस्म के कारण किसान को नुकसान होता है तो वह पीपीवीएफआर प्राधिकरण के समक्ष मुआवजे का दावा कर सकता है। पीपीवीएफआर अधिनियम के विपरीत हालिया बीज विधेयक जो है उसके प्रावधानों के तहत इस प्रकार की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार विवाद का निपटारा किया जाएगा। इस विषय पर
कई जानकारों का मत है कि उपभोक्ता अदालतें वे आदर्श और मैत्रीपूर्ण संस्थाएं नहीं हैं जिनसे किसान संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं कि बीज उद्योग के क्या सुझाव रहे हैं, इस पर बीज उद्योग ने क्या सुझाव दिए हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बीज विधेयक मसौदे के संबंध में बीज उद्योग ने भी सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। तो पहला है, बीज पंजीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि जो बीज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको समय के हिसाब से किया जाना चाहिए। दूसरा है, लाइसेंस लेने व पंजीकरण कराने का प्रावधान मात्र फल नर्सरियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे सभी प्रकार की नर्सरियों पर लागू किया जाना चाहिए। फिर तीसरा है दोस्तों, उद्योग किसी भी प्रकार के मूल्य नियंत्रण का विरोध करता है। ठीक है, जो उद्योग है वो किसी भी प्रकार का जो प्राइस कंट्रोल है उसका विरोध करता है, क्योंकि उद्योग का मानना है कि यह नवाचार को प्रभावित कर सकता है। अब इसके तहत दोस्तों इसके लिए आगे की राह क्या है उसकी जानकारी हम लेते हैं कि आगे हम और क्या कर सकते हैं, क्या रास्ता है आगे जिस पर आगे चला जा सकता है। तो दोस्तों कृषि उत्पादन काफी हद तक बीज जैसे बेसिक इनपुट पर निर्भर करता है, और इसलिए जब तक बीज की शुद्धता और गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया जाएगा तब तक उत्पादन कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। अतः इस दृष्टि से बीजों के विनियमन के हेतु कानून बनाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को उनके अधिकारों और मौजूदा बीज कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियानों की आवश्यकता है। तो दोस्तों बीज विधेयक मसौदे के मुख्यतः दो ही उद्देश्य होने चाहिए। पहला यह कि किसानों के लाभ हेतु बीज की आपूर्ति को विनियमित किया जाए, यानी कि किसानों के फायदे के लिए बीज की जो सप्लाई है उसको रेगुलराइज किया जाए। और दूसरा ये कि बीजों का जो विनियमन है यानी रेगुलाइजेशन है वो उद्योग में विकास वो उद्योग के विकास में बाधा ना बने, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में रुकावट ना बने। इसके अलावा बीज विधेयक मसौदे से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनसे विचार विमर्श करके इनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए, और फिर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका जो लाभ है वो छोटे से छोटे किसानों तक पहुंच रहा है या नहीं। ओके, तो अब हम जानकारी लेते हैं बागवानी क्या है, ठीक है ना। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जानते हैं बागवानी के बारे में। तो दोस्तों बागवानी कृषि की वह शाखा होती है जिसका उपयोग सघन रूप से सुसंस्कृत पौधों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो बागवानी जो होती है वो एक तरह से एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है जिसका उपयोग जो होता है वो सघन रूप से सुसंस्कृत पौधों के साथ किया जाता है, जिनका उपयोग होता है सीधे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में या फिर औषधीय प्रयोजन यानी कि मेडिकल यूजेस में, और सौंदर्य संतुष्टि यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इनका यूज किया जाता है। अगर दोस्तों सरल शब्दों में बात करें तो यह सब्जियों, फलों, फूलों, जड़ी बूटियों, सजावटी या विदेशी पौधों की खेती, उत्पादन और बिक्री है, ठीक है ना। तो क्या है बागवानी? सब्जियों की, फलों फूलों की, जड़ी बूटियों की, सजावटी और विदेशी पौधों की खेती की, उत्पादन की और बिक्री की, ये एक प्रक्रिया, मतलब एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। दोस्तों हॉर्टिकल्चर शब्द जो है वो लैटिन शब्द हार्टस यानी कि उद्यान और संथारा
यानी खेती से लिया गया था। दोस्तों एल एच बेली को अमेरिकी बागवानी का जनक जाना जाता है। जो एल एच बेली थे उनको अमेरिका में हॉर्टिकल्चर का फादर माना जाता है, बागवानी का जनक माना जाता है। और एम एच मैरीगोडा को भारतीय बागवानी का पिता समझा जाता है। ठीक है, तो एम एच मैरीगोडा जो थे उनको भारतीय बागवानी का पिता जाना जाता है। अब इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, यानी क्लासिफिकेशन कितने तरह से हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पोमोलॉजी। ठीक है, फल और अखरोट फसलों की रोपाई, कटाई, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन पोमोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ऑलेरिकल्चर। तो सब्जियों का उत्पादन और विपणन जो है वो ऑलेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद आता है आर्बर कल्चर। तो आर्बर कल्चर में व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों और अन्य बारहमासी लकड़ी के पौधों का अध्ययन, रचन अध्ययन, चयन और देखभाल इसके अंतर्गत आता है। फिर आती है दोस्तों सजावटी बागवानी। ठीक है, तो इसके दो उपभाग होते हैं। सजावटी की बागवानी के जो है दो उपभाग होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों फूलों की खेती। तो फूलों की फसलों का उत्पादन, उपयोग और विपणन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी होती है लैंडस्केप बागवानी। तो लैंडस्केप बागवानी के अंतर्गत जो बाहरी वातावरण को सुशोभित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधे का उत्पादन और विपणन इसमें किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत चुनौतियां क्या हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों बागवानी को खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की तरह सुरक्षा जाल का आनंद नहीं मिलता। ठीक है ना। तो जो बागवानी है इसके लिए जो फूड मटेरियल्स की तरह जो एमएसपी तय हो जाती है, तो बागवानी में इन चीजों का यानी कि एमएसपी की तरह जो सुरक्षा जाल होता है उसका मजा नहीं मिलता या उसकी फैसिलिटीज को नहीं मिलती। फिर अच्छे कोल्ड चेन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का अभाव है। और खराब होने वाले उत्पादों के जीवन का विस्तार करने के लिए कोई कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। फिर मशीनरी और उपकरणों द्वारा बहुत कम या सीमित इनपुट है, इसलिए समय की कमी को कम करना कठिन हो जाता है। फिर खाद्यान्नों की तुलना में उच्चतर इनपुट लगते हैं, इसे एक मुश्किल सेटअप बनाती है। ठीक है, तो खाद्यान्नों की तुलना में इसमें ज्यादा अच्छे उन इनपुट लगते हैं और इसे एक मुश्किल सेटअप बना देती है, खासकर जब स्थानीय सरकारों को लेकर छोटे किसानों का कोई समर्थन नहीं हो, और जब उस जगह की जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनको छोटे किसानों को लेकर कोई समर्थन ना हो। इसके बाद आता है सीमांत किसानों को उच्च मूल्य के उतार चढ़ाव का सामना करना चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो किसान होते हैं, सीमांत किसान जो होते हैं उनको उच्च मूल्य के उतार चढ़ाव का सामना करना जो है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मुख्य रूप से निर्यात के लिए बाजार की खुफिया एवं सीमित उपलब्धता इसे चुनने के लिए एक कठिन विकल्प बनाती है। अब इसके अंतर्गत क्या सुझाव दिए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से बागवानी में विकास हुआ है।
बागवानी फसलों में कटाई और मूल्यवर्धन करें। फलों और सब्जियों के लंबे भंडारण और परिवहन के लिए संशोधित वातावरण पैकेजिंग चाहिए। फिर फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए कीट परागणक चाहिए। ठीक है। गैर पारंपरिक क्षेत्रों में खेती के लिए किस्मों का विकास होना चाहिए, यानी कि जो किस्में होती हैं, जो उसकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। पोषक तत्व, गतिकी और अंतःक्रिया जैव ऊर्जा को ठोस अपशिष्ट का उपयोग बागवानी को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए होता है। फिर राष्ट्रीय स्तर पर R&D कार्यक्रम, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ बागवानी क्षेत्र में ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करने की योजना, समन्वय और निगरानी की जानी चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम जानते हैं भारत में मत्स्य क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जलीय और मत्स्य संसाधन से संबंधित एक विश्वसनीय डेटाबेस का अभाव एक समस्या है। फिर विकसित संवर्धित प्रजातियों की सीमित संख्या, मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास और मछली किसान समुदाय के बीच कमजोर संबंधों के कारण पाई जाती है। दोस्तों, मत्स्य और जलीय कृषि में कमजोर बहुविषयक दृष्टिकोण भी एक समस्या है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि में पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक मुद्दों पर अपर्याप्त ध्यान भी एक समस्या है। विभिन्न विषयों में अपर्याप्त मानव संसाधन विकास और विशिष्ट जनशक्ति, वो भी इसकी समस्या है। इसके बाद कमजोर विपणन और विस्तार नेटवर्क, ठीक है, ये भी इसकी समस्या है। तटीय मत्स्य पालन के अधिक दोहन के कारण मछली पकड़ने में कमी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी एक समस्या है। अगली समस्या है दोस्तों कि जल प्रदूषण, जलीय कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन और स्वदेशी जर्म प्लाज्म संसाधनों का प्रदूषण। इसके बाद खराब पैदावार अनुकूलन। तो दोस्तों, फसल की कटाई और कटाई के बाद के कार्यक्रमों में समस्या होती है। मछली पकड़ने के जहाजों के लिए लैंडिंग और बर्थिंग की सुविधा और मछुआरों के कल्याण के मुद्दे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र की चुनौतियां और विरोधाभास के बारे में दोस्तों जानकारी हम लेते हैं। तो दोस्तों, डेयरी उद्योग की घातीय वृद्धि के बावजूद भारत अभी भी खराब दूध की गुणवत्ता, कम उपज, बुनियादी ढांचे की कमी और एक खंडित उत्पादन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। बैक एंड फ्रंट एंड सप्लाई चेन दोनों में अभी भी कई बुनियादी ढांचे से संबंधित अड़चनें मौजूद हैं। भारतीय डेयरी उद्योग में कई अवसर और चुनौतियां हैं। भारत में लाखों लोगों के लिए सस्ते और पौष्टिक भोजन का प्रमुख उत्पाद बालू के उत्पाद हैं।
और भारतीय आबादी के एक बड़े शाकाहारी खंड के लिए पशु प्रोटीन का एकमात्र स्वीकार्य स्रोत है, विशेष रूप से भूमिहीन किसानों और सीमांत किसानों एवं महिलाओं के बीच। दोस्तों, दरिंदगी को गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों में से एक माना जाता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा आधारित और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगभग 3/4 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनमें से लगभग 38% लोग गरीब हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ चुनौतियों और उल्लेख यहाँ पे भी किया गया है, तो इन चुनौतियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जेनेटिक्स के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है। तो दोस्तों, भारतीय डेयरी की सफलता ज्यादातर उत्पादकता बढ़ाने वाले पशुओं की संख्या के कारण थी। इसके बाद जब संसाधन सीमित हैं, तो प्रति पशु उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अच्छे पशु आनुवांशिकी प्रजनन, बुनियादी ढांचे और अग्रिम प्रजनन विधियों से कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण हस्तांतरण आदि की उच्च मांग है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे चारा। तो दोस्तों, हरे चारे और अच्छी गुणवत्ता वाले फील्ड की तीव्र और कभी कभी बढ़ती कमी है। दुधारू पशुओं की आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च नस्ल के जानवरों की बढ़ती प्रवृत्ति अच्छी गुणवत्ता वाले फील्ड और चारे की भागीदारी मांग पैदा कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा कई स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जटिलताओं से बचने के लिए रोग निरोधी दृष्टिकोण फील्ड प्रीमिक्स का उपयोग चल रहा है। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी। तो दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य और पशु रोग निदान समाधान के लिए आवश्यक हैं। अधिक उपज देने वाले दोस्तों जानवरों के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है और वर्षों से यह प्रवृत्ति पशु स्वास्थ्य केंद्र को चला रही है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों फार्म मशीनीकरण। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 1.25 बिलियन जनसंख्या का देश होने के बावजूद श्रम की बढ़ती कमी और लागत है। स्थिति को संबोधित करने के लिए किसानों द्वारा कृषि यंत्रीकरण का स्वागत किया जा रहा है। फिर पांचवा पॉइंट है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर प्रदूषण और खराब होने से बचने के लिए चिलिंग प्लांट और बफर कूलर की आवश्यकता बुनियादी जरूरतों की कमी में आवश्यकता और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। यह खंड विकास के अवसरों को देखने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि सरकारी और निजी क्षेत्र इसमें पर्याप्त निवेश कर रहे हैं
ताकि पर्याप्त खरीद सुनिश्चित हो सके। 6th पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर बिजली की उपलब्धता। तो दोस्तों बिजली की कमी के कारण कई चिलिंग प्लांट्स खराब हो जाते हैं और खराब गुणवत्ता और दूध के शेल्फ जीवन के लिए अग्रणी रूप से नहीं चलते हैं। इस सेगमेंट के भीतर का अवसर सौर संचालित दूध वृक्ष हो सकता है। 7वां पॉइंट आता है दोस्तों गुणवत्ता परीक्षा बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कार्य बल। तो दोस्तों पर्याप्त गुणवत्ता दूध संग्रह केंद्रों पर परीक्षण बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी से समस्या जटिल हो गई है। उपभोक्ता अंत में सुनिश्चित भोजन की मांग तेजी से उभर रही है और इस प्रकार उच्च अवसर पैदा कर रही है। आता है 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट कहता है उपकरण और खाद्य सामग्री। दोस्तों बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता और बदलती जीवन शैली प्रोसेसर को उत्पाद नवाचार की ओर बढ़ने के लिए मजबूत कर रहा है। और दोस्तों इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण और ब्रिटिश खाद्य सामग्री की बढ़ती मांग ये गुणवत्ता वाले जो उपकरण हैं और विभिन्न खाद्य सामग्री की जो मांग है वो जरूरी है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। ठीक है ना, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होता है दोस्तों कि हमारा जो अनअकैडमी का लाइव चैनल है MP360 जिसपे अभी हम आपसे बात करते हैं, इस चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। साथ ही साथ इस चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों। इस पर हम अपने नोटिफिकेशंस जो है हमारे जो अपकमिंग वीडियोस हैं इनके नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाया करेंगे, जिनसे कि आप YouTube पर भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करने से दोस्तों आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि हम वहां पे अपने वीडियोस, PDF और नोट्स वगैरह वहां पे डालते हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सबसे जरूरी बात है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और सब्सक्रिप्शन के समय पे 12 मंथ का प्लान सेलेक्ट करें और मेरा कोड यूज करें। जी हाँ दोस्तों, मेरा ये कोड है aman1। इस कोड को यूज करें, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और अनअकैडमी पे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।